नाज़रीन, सराय के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जल्द फैसले से इस हवाले से जो उबहम पैदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया है। क्या हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के हवाले से जो तैयारी थी वो मुकम्मल कर ली गई है? बड़ा इररेलेवेंट सा है इस वक्त। मुझे नहीं पता कि आईनी तरमीम इस वक्त आने से क्या होगा, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है ये अदालती इस्लाहात के लिए आ रही हैं, और अदालती इस्लाहात जो हैं वो एक बहुत अहम इशू है। वो आईनी अदालत बने या क्या सिलसिला, अदालती इस्लाहात इस मुल्क का बहुत अहम, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुलिस रिफॉर्म्स, ये बिल्कुल जैसे FPR रिफॉर्म्स, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे तालीमी निज़ाम में, हेल्थ में। तो ये तो आवाम के सामने इसको पेश करना चाहिए और इसकी हर शिक के ऊपर बहुत बहस होनी चाहिए। अदालती निज़ाम तो देखें, आईनी जो मामलात हैं उससे एक आदमी जो आम आदमी है मुल्क का, उसका शायद कोई उस पर फ़र्क पड़ता हो, लेकिन वो तो रोज़ थाने कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं ना। उसके मामलात जो हैं वो अदालती, जब आप लफ्ज़ लगाते हैं ना अदालती इस्लाहात होने जा रही हैं आइन में, तो लोग तवक्को फिर ये करते हैं कि उनके लिए भी कुछ होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर मुकम्मल बहस होनी चाहिए। हमारे अदालती निज़ाम में बहुत खामियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। हमारे पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो डॉक्टर शेब सडल साहब का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि रिपोर्ट उनकी, इस्सत हुसैन साहब ने बहुत इसके ऊपर मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमेटीज़ बना के बहुत अच्छा काम किया, और बहुत सारी रिफॉर्म्स हमारे मुल्क में। लेकिन ये जो मामला है ये तो मैं ना इसको समझ पा रहा हूँ। कई मुसव्वदे घूम रहे हैं हवाओं में, कोई फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं, कोई जेब से निकल रहे हैं। ये तो मुझे इस तरह तो ये बहुत गैर संजीदगी है। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए मेरा ख्याल है खुल के, और इसके ऊपर इस पर हमें पता चले, आम लोगों को पता चले कि उनके लिए अच्छी इसमें क्या। बहुत मैंने कहा ना, अदालती निज़ाम जो है वो बाकी सारे सिस्टम्स के तरह अदालती निज़ाम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन उस अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए जो है वो इस तरह तो नहीं होता ना कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है तो दूसरा तीसरे से मिल रहा है तो उसने कहा मैं इसके बंदे, तो ये अच्छा मुनासिब नहीं लगता। ये हमारे संजीदा मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो काबरीन है वो संजीदगी का ज़रा मुजाहरा करेंगे। अच्छा, इस तरह अच्छा भी नहीं लगता। वो उससे मिला, उसने कहा वोट दे दो, उसने कहा नहीं दूँ, क्या मैं इस पर जो है ना मज़ीद अपना जो है ना, पहले बड़े मसाइल हैं दुनिया में, तो इसके ऊपर मैं मज़ीद अपना जहन नहीं, बस मैं उसी बात के ऊपर हूँ। 3 इश्यूज़ हैं हमारे, ये मेरा नुक्ता नज़र है जो गलत भी हो सकता है। एक हमारा सिक्योरिटी का थ्रेट है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, और वो कॉन्स्टेंट इशू है मुस्तकिल, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें इंटेलिजेंस के आपके सारे, और वो बरह रास्त लिंक है आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। और फिर उसके नतीजे में जो सबसे, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो खौफनाक चीज़ जो जन्म लेती है वो सोशल अनरेस्ट है, कि लोगों में परेशानी, भूख, जराइम, और वो देखते हैं कि हमारे ऊपर तो कौन से क्या है भाई, थाने में जाओ रिपोर्ट दर्ज करवाने तो पता चला है उधर ही अजीब व गरीब किस्म के मामलात हैं पूरे मुल्क में। तो ये इसको हमें सोशल अनरेस्ट, बेरोज़गारी और इकॉनमी यहाँ पे खड़ी है, तो ये वो इशूज़ हैं। ये बाकी सारी फजूलियात है, और उस वक्त तक ये तमाम इश्यूज ठीक नहीं होंगे। कोई एक पैसा लगा नहीं मुल्क में लगाने को तैयार होगा जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। हर थोड़े दिनों बाद एलीट कैप्चर आ जाता है ना, फिर किस्त आ जाती है IMF की, तो फिर सब गोलगप्पे खाने बैठ जाते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद वो आता है मिनी बजट आ गया, ये हो गया, फिर भागो दौड़ो आगे पीछे। तो आपका जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड, पॉलिटिकल विश हंटिंग नहीं, तो उस वक्त तक मामला आगे मुल्क के आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी राय है वो, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये कि उस वक्त तक जब तक पता ही नहीं होगा कि कैसे कहाँ गया पैसा इतना सारा, ये IPPs क्या है, ये कभी चल रही हैं, चला जा रहा है, पैसा मिल रहा है, मतलब और एक थोड़ी कोई मामला है, बहुत सारे मामला हैं। ये इशूज़ है मेरा ख्याल से इस वक्त, तो उन पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे पास शायद जो आसपास के हालात हैं दुनिया के, वो ज़्यादा वक्त भी, मेरा तो ख्याल है कि हम ऑलरेडी बहुत मामलात में, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, बहुत मामलात में पीछे हैं इस वक्त। हमारी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से मुतासर हो रही है ये अंदरूनी इंतशार और खलफिशार की वजह से, और उसके नतीजे में सिक्योरिटी क्राइसिस कभी पैदा होता है, कभी और मामलात उलझते हैं। तो इससे हमें जितनी जल्दी हम निकलें उतना बेहतर है।
बड़े हैरान कुन वाक़यात हुए हैं पिछले 24 घंटों में, हैरान कुन वाक़यात, जिनमें से एक वाक़या तो ये है कि जो हिज़्बुल्लाह के लेबनान, हिज़्बुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह, जिन्होंने जगह संभाली थी अब्बास मुसवी की जब शहादत हुई थी 1991 में, यानी 1982 में हिज़्बुल्लाह बनी है ना, हरकतुल अमल से अलग हो गई थी, हरकतुल अमल थी, ये सारे जितने भी हिज़्बुल्लाह में लोग मौजूद थे ये सारे हरकतुल अमल में थे। हरकतुल अमल सैयद मूसा सदर की जो कि लीबिया जाते हुए गायब हो गए थे, पता नहीं चला उनका। तो वो जब इनकलाब ईरान आया तो उसके बाद ये हिज़्बुल्लाह जो है अलग हुई। हरकतुल अमल अपनी जगह पे मौजूद रही, कम है, मौजूद रही और कम है, यानी उनकी वो पावर नहीं रही, लेकिन हरकतुल अमल मौजूद है। तो अब नबी बेरी वहीं से है ना, तो इशू ये है कि ये जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट, इशू ये है कि हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई और उसके बाद जो है वो हाशिम सफ़ीउद्दीन जो हैं वो एक मुस्तकिल, लेकिन उससे पहले अबूरी जो एक हमारे सामने शख्सियत आई वो नईम कासिम। अभी सैयद नईम कासिम जो है ये जो हैं ये जब अब्बास मुसवी की शहादत हुई थी 1991 में, उनको हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया गया था और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था 4 साल। तो उस वक्त ये हुआ था कि जो हसन नसरुल्लाह तो आ गए थे सेक्रेटरी जनरल, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो उनकी पोस्ट ये नईम कासिम ने संभाल ली थी। ये जो नईम कासिम है, ये नईम कासिम भी हरकतुल अमल में रहे और इन्होंने ही पहली तारीख को एक 1 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई। इन्होंने उस दिन इनका जो खिताब था वो कोई 19 मिनट का था, आज इन्होंने कोई 30 मिनट का एक खिताब इनका हुआ है, जो कि एक नामालूम, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी कंसर्न से नामालूम जगह से इन्होंने खिताब किया और उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है। इन्होंने कहा है कि इसराइल को मुकम्मल जो उनके फ़ज़ाई हमले थे और उसके बाद जो ज़मीनी उनके हमले हुए हैं उसमें उनको चवन्नी बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ज़रा सी ज़मीन उनके पास नहीं मिली और वो शिकस्त खा चुके हैं। और बेहतर ये है कि वो हिज़्बुल्लाह जो है वो शदीद जो हमले हिज़्बुल्लाह पे हुए हैं और जो धोखा दिया गया है और बाकी सारे मामलात हुए हैं, शहादतें और ये सारा, उससे हिज़्बुल्लाह निकल के अब लड़ रही है और उसका नतीजा ये निकला है कि हम जो है वो मुकम्मल तौर पे ये बता रहे हैं आवाम को कि हमारा कोई भी इलाका ज़मीनी फ़ौज इसराइल के कब्ज़े में नहीं है और वो बमबारी कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, तबाह कर दिए उन्होंने जनूबी लेबनान को, बैरूत को। तकरीबन 1/4 आबादी लेबनान की, पहले भी मैंने बात की थी कि वो लेबनान छोड़ चुकी है और वो सीरिया जा रही थी तो रास्ते में जो सीरिया जाती हुई हाईवे उसको भी हिट किया। लेकिन बहरहाल एक तो उन्होंने ये बात की है। जब उन्होंने ये बात की है तो उसके साथ ही जो हैफा से शुमाल में, यानी अब हैफा तो पहले ही गज़ा और लेबनान के दरमियान में साहली इलाका है ना, ये वही जो मैं याद दिलाता हूँ सबको, दो इसकी, एक तो इसकी मजहबी है कि वो भाई फिरके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है कि वहाँ पर जो है वो हैफा के में की इम्पॉर्टेंस ये है कि वहाँ पे आयरन डोम और ये सारे सब राफेल और ये सारे जो उनका असला तैयार होता है ये सारा वहीं पे फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ पर जो है उससे अब उसके जो और शुमाल में आप जो है ना टूवर्ड्स लेबनान, तो वहाँ पर छोटे छोटे गांव 1930 से आबाद हैं, जिनमें से सारे जो गांव हैं, सारे गांव या शहर के हैं, आबादी जो है वो खिरियात के नाम से, वो खिरियात, ठीक है ना, खिरियात याम, खिरियात
हाइम, खरियात बैलिक, खरियात याम, खरियात शोम, खरियात मुश्किम, ये सारे खरियात के नाम से बहुत सारे वहाँ पे 4 छोटे छोटे शहर हैं, और हैफा के नज़दीक जो हैं वो 2 ज़रा कंपैरेटिवली बड़े शहर हैं। वहाँ पर कोई 200 मिज़ाइल लेबनान से आए हैं पिछले 24 घंटों में, और लेबनान से मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो शुमाली जो इलाका है इसराइल का वो हदफ है। अच्छा, इन्होंने जो ख़िताब किया है, इन्होंने कहा कि हम अभी भी जो है वो जंगबंदी का मामला और उसके ऊपर हम कायम हैं, और हमें जो है वो उम्मीद है कि दुनिया जो है वो जंगबंदी की तरफ जाएगी। लेकिन इनकी जो तकरीर है, उस तकरीर के दौरान इन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से प्री कंडीशन नहीं रखी एक, यानी इन्होंने जंगबंदी की बात तो की इसराइल और लेबनान के साथ, लेकिन इन्होंने वो ये नहीं कहा कि इस दौरान गज़ा के अंदर जो है वो भी जंगबंदी की जाए, तो गज़ा का नाम इन्होंने अपनी स्पीच में नहीं लिया। ठीक है, यानी इन्होंने बात की कि लेबनान के साथ एक मामलात और सारे जो। अच्छा, इसी दौरान जो है, अभी मैं इस पे आता हूँ कि इन्होंने इनका नाम क्यों नहीं लिया गज़ा का नाम। ये तो यूँकि गज़ा की वजह से ही तो हिजबुल्लाह ने ये सारा शुमाली महाज खोला था इसराइल का, और वहाँ से 60-70 हज़ार बंदा जो है वो इसराइल का वो वस्ती, मैंने बहुत कम जगह है इनकी, तो ये तो सेंट्रल और जो सदर्न इसराइल है वहाँ पर आए होंगे। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने नेतन्याहू को यहाँ से पकड़ लिया है। ये मैं इसको प्रॉपर आपको बताऊं, नेतन्याहू को यहाँ से पकड़ लिया है बाइडेन इंतजामिया ने। अच्छा, और उन्होंने कहा है कि बच्चों, एक तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं होगा, पहले उन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बच्चों, इसराइल को ये कहा कि ईरान का जो ऑयल और गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अटैक नहीं होगा। तो फिर अटैक कहाँ होगा, ये कल भी हम पूछ रहे थे ना, सोच रहे थे अटैक, तो वो यहाँ से पकड़ लिया बाइडेन ने। और उन्होंने कहा है ये इसराइल जो है ये पहले यूरोपियन कमांड में था अब्राहम अकॉर्ड्स होने से पहले, उसके बाद ही सेंटकॉम में आया है। तो सेंटकॉम ही आया है, और ये सेंटकॉम में भी 3-4 साल, यानी जब ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुए तो उसके बाद इसको सेंटकॉम में डाल दिया कि भाई, पहले इसको यूरोप देखता था, और बड़ी अजीब सी बात है यूरोपियन कमांड में था, हालांकि सेंटकॉम शुरू हो जाता है ये पूरा। एनीवे, तो जो माइकल कोरेला हैं उन्होंने 2 दिन का दौरा किया, और ये सेंटकॉम की 12वीं अगर हम स्लाइड दिखा सकें, यूएस सेंटकॉम स्टेटमेंट उनकी है, तो वो स्टेटमेंट 1 साल पूरा होने के बाद, और वो उसमें उन्होंने बात की है, अगर ये 12वीं उनका हम एलामिया देखें तो उन्होंने कहा है कि यार 1 साल मुकम्मल हुआ 7 अक्टूबर का, तो वहाँ पे वो थे सारे। लेकिन जो असल बात है वो उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद जो भी कुछ करेंगे आप, जो भी कुछ करेंगे, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री, सेंटकॉम और इजरायली डिफेंस, जो भी कुछ करेंगे इसके बाद वो पहले आप अमेरिका को बताएंगे। क्योंकि, और लॉयड ऑस्टिन के बारे में ये अमेरिकन का कहना है ये कि वो आग बगोल हो गए, फ्यूमिंग, जब उनको पता चला कि जब गैलेंड ने उनको बताया कि ये अभी हमने, जो उनका वज़ीर दिफा है, कि हमने वहाँ पे बॉम्बिंग कर दी है, और बॉम्बिंग के नतीजे में सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई, तो वो इसराइली ऑफिशियल्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो कहते हैं कि जनरल ऑस्टिन लॉयड जो है वो आग बगोला हो गए। और उन्होंने, ये उस वक्त हो रहा था सारा जब ये 21 डे सीज फायर और ये सारा मामला, मैं ये बात एक अरसे से कह रहा हूँ। वो कहते इधर भी आप ट्रिकी सिचुएशन होती है ना,
कि नेतन्याहू को बस के नीचे कुचल दिया जाएगा जी। और अमेरिका कुचलेगा, अमेरिका फेंकेगा उठा के। अब नेतन्याहू को यहाँ से पकड़ लिया उन्होंने कहा बच्चों जो भी कुछ करोगे पहले हमसे डिस्कस करोगे। अच्छा, उन्होंने पूछा इसराइल के लोगों से कि ये आपने हमसे डिस्कस क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी नेतन्याहू ने कहा था कि पहले शहीद कर दो फिर बताना अमेरिका को, पहले ये कर दो फिर बताना उसके बाद। अब जनाब गैलेंट जो हैं उनकी तलबी हो गई है अमेरिका। 24 घंटे के लिए उनको वजीर दिफा को अमेरिका बुला लिया गया है और वहाँ पे उनकी हाजिरी होगी जैक सुलिवन के सामने और फिर होगी उनकी ये लॉयड ऑस्टिन के सामने और उनसे ये पूछा जाएगा कि बच्चे इधर बैठो, ये बताओ कि ईरान पे अटैक, ये पहले तो ये बताओ कि ये सारे जो हैं, अच्छा अब वो नाम जाहिर है कि पब्लिकली तो नहीं बात कर सकते ना, लेकिन एक पस मंज़र में ईरान के साथ एक रब्ता है उनका, हर मुल्क का होता है, हर मुल्क का होता है। आप किसी मुल्क को तस्लीम करें ना करें, आपका कोई दुश्मन मुल्क हो कुछ हो, एक ख़ास सतह पे राब्ते हमेशा होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स को ज़रूर होते हैं। अब ईरान के साथ एक राब्ता है उनका, अब वो चाहे ओमान में होती है मुलाकात, कहीं होती है एक, या यूरोप के मुल्कों के थ्रू होता है जो भी मामला। ईरान में स्विस एम्बेसी जो है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी भी और कोई एम्बेसीज होती हैं तो वो उनके थ्रू। अच्छा, तो बात यह है कि हमने इसराइल को कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो हम किसी ऐसे मुल्क से बात करते हैं कि भाई ये मैसेज तरफ पहुंचा दो। हम इसराइल को नहीं मानते लेकिन ये मैसेज वहाँ पहुंचा दो, जो हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता हो और इसराइल के साथ भी रखता हो, तो कोई मुल्क दरमियान में कोई ना कोई हमेशा एक राब्ते होते हैं। अब उन्होंने जनाब ईरान से कह दिया कि आप जो भी कुछ होगा, अमेरिका ने खामोशी, पब्लिक ये बयान को छोड़ दें आप, ये तो उस वक्त जो है ना वो अटैक होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ये होगा। अब वो कह रहे हैं अच्छा हम अभी सोच रहे हैं कि हम इनकी फौजी तनसीबात पर अटैक करें, ना ऑयल पे करेंगे ना न्यूक्लियर पे करेंगे बल्कि इंटेलिजेंस बेसिस पे करेंगे। अब गैलेंट साहब ने उनको बुला लिया, सॉरी जैक सुलिवन ने और अमेरिका ने उनको 24 घंटे का एक बहुत मुख्तसर दौरा, उन्होंने कहा 24 घंटे और यहाँ बताओ, पूरा प्लान बताओ पहले। आपको याद है थोड़े दिन पहले ज़ेलेंस्की एक विक्ट्री प्लान लेके गए थे, वो विक्ट्री प्लान में ये था कि मैं नेटो में मुझे लाया जाए और इजाज़त दी जाए सारे वेपन इस्तेमाल करने की, ये करने की। और ये कि भाई आपका ये पैसा सारा कहाँ गया है जो आपको एड दी है, और ये आपके आयरन डोम और डेविड स्लिंग और ये और वो क्या आपने दुनिया भर में जलील करवाया है, ठीक है। और ये जो है ये मतलब आपने क्या किया, ये कैसे, मतलब क्या आपका प्लान क्या है, ये बिल्कुल वही है जो ज़ेलेंस्की नहीं सवाल हुआ था। अब नेतन्याहू से हो रहा है कि अच्छा फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी ईरान पे अटैक करूंगा। अच्छा फिर अटैक करोगे, हूथी से क्या करोगे? उन पे भी करूंगा। अच्छा दोनों को खत्म कर दोगे? दोनों खत्म कर दो, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा फिर हिजबुल्लाह को कर दूंगा। अच्छा फिर इराक में क्या? इराक को भी कर दूंगा। इसी दौरान उन्होंने कहा अच्छा हमास का क्या बना? उन्होंने कहा हमास तो खत्म, किस्सा गुजर चुका पुराना। अचानक जनाब एक कॉल इंटरसेप्ट होती है, गजा के 1 साल से बर्बरियत, जाहिरियत, 50,000 के करीब लोग वहां पे शोधा हैं, मतलब तबाह हो चुका है पूरा गजा। उसके मलबे से एक कॉल इंटरसेप्ट होती है याहिया सिनवर, और याहिया सिनवर कतर में बात कर रहे हैं खलील हानिया के साथ, और खालिद मिशाल के साथ। और ये कॉल जो है ये वेस्टर्न एजेंसीज इंटरसेप्ट करके ये रखती हैं आगे नेतन्याहू की मोसाद और शिनबेत के सामने कि ये 1 साल तक तुमने जो भाड़ झोंकी है और ये 50,000 का जो शहादतें और तबाही और बर्बादी हुई है, तो याहिया सिनवर तो मौजूद है, ये उसकी टेलीफोन कॉल्स हैं। और पिछले दिनों तुमने जो वहाँ पे गोलगप्पे खाए थे
कि याहिया सिनवर ख़त्म हो गया उसका राब, वो याहिया सिनवर जो है वो इसलिए क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि सीज़ फायर और फिर उसके बाद ये जो हसन नसरुल्लाह लेबनान के, लेकिन ये तो उसका पहले 24-48 घंटों में रब्ता हुआ है। याहिया सिनवर जी। 1 साल के बाद याहिया सिनवर गजा में मौजूद है। ये बात आप जहन में रखें कि खालिद मिशाल और याहिया सिनवर के, अब मैं हमास पे हूँ, हिजबुल्लाह को साइड पे। हिजबुल्लाह ने हमास का नाम क्यों नहीं लिया आज अपनी स्पीच में, ये इसके साथ कनेक्ट करें डॉट। ये बात आप जहन में रखें कि जो अब्बास मूसवी है ना, जो शहीद हो गए थे वो 1991 में, जब उनको शहीद कर दिया, वो ज़रा आप समझ लें कि ज़रा मुज़ाकरात और ज़रा एक उनका थोड़ा सा धीमा मिजाज, ये ज़रा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे सैयद हसन नसरुल्लाह। अब खालिद मिशाल और याहिया सिनवर के दरमियान में एक शख्सियत आई और जो शहीद हो गई, जो कि इस्माइल हानिया थे, वो इन दोनों सख्तगीर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत से धीमा मिजाज रखते थे, उनको शहीद कर दिया। खालिद मिशाल से मुलाकातें हुई हैं, तो मेरे इस प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। तो वो जो है वो इस्माइल हानिया से भी, इन सब लोगों से ज़ाहिर है कि तो प्रोग्राम्स में आए हैं। अब इशू ये है कि ये खालिद मिशाल जो हैं वो जब ये मामलात ज़रा गए कि जी मुफाहमत कहीं बातचीत आ गई, तो खालिद मिशाल पीछे हटे और इस्माइल हानिया आगे आ गए और गज़ा से वो आगे आ गए और उधर याहिया सिनवर। अब जो याहिया सिनवर की कॉल इंटरसेप्ट हुई है 1 साल के बाद, ये मोसाद की तारीख नहीं, ये शायद दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तारीख का बदतरीन फेलियर है कि याहिया सिनवर 1 साल के बाद जो है वो मौजूद हैं। और याहिया सिनवर की जो कॉल की इंटरसेप्शन है, ये अमेरिकन ने चूंकि रखी है सामने उनके, तो अब ये जो है ये एक इंतहाई खौफनाक बात है। 17वीं स्लाइड। आफ्टर साइलेंस एंड स्पेकुलेशन, हमास टॉप लीडर याहिया सिनवर रीएस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट विद कतर। ठीक है, तो याहिया सिनवर जो हैं उनकी ये जो कॉल है ये इंटरसेप्ट हुई है। याहिया सिनवर अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब आप जा रहे हैं लिबनान को फतह करने, और आप गज़ा अलमिया जो गज़ा में हुआ है वो तो नेतन्याहू को रोक दिया। इससे पहले आप देखें कि जॉर्डन का स्टेटमेंट आया था कि दोनों तरफ से जॉर्डन को हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बैटलफील्ड नहीं बनने देंगे। ये सारे जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक, ये इनकी चूँकि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, तो इनकी अपनी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज और अपना जो इनकी जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और सारे जो है ये बड़े बहुत मतलब ये अलर्ट होते हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। इतने सालों में यहाँ जो इस पूरे इलाके में जो कुछ हुआ है, बल्कि कई दहाइयों से। अब इशू ये सारा कि याहिया सिनवर का कॉन्टैक्ट है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट है? कतर में। अच्छा, इसी दौरान तो एक तो पकड़ लिया वो इन्होंने कि जी अब आप अटैक नहीं करेंगे, अब रोक दिया। इनके ऊपर बारिश हो रही है, इधर से मिसाइल गिर रहे हैं, उधर से गिर रहे हैं, इधर से हैफा। अच्छा, ये जो इलाका है ये ज़हन में रखेंगे और शुमाल में है, ये जो जहाँ पर ये भी हो रही है, ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं, 100 त्यारे उड़े, वो करके आ गए। उन्होंने कहा है कि हम वापस आ गए हैं और हम यहाँ से अब दोबारा अटैक शुरू करेंगे, हम भी शुरू करेंगे, तो सीज़ फायर पे चले जाओ और सीज़ फायर फौरी तौर पे बंद कर दो। और वो जो ज़ाहिर है फ्रांस भी दरमियानी सीज़ फायर की बात कर रहा है, बीच में यूरोप सीज़ फायर, लेबनान, और लेबनान तो एक मुल्क है ना अरब, अगर आप पूरे खत्ते को आपने एक जंग में धकेलना है तो अलग बात है। तो एक तो ये है कि याहिया सिनवर की वापसी, दूसरे के इसराइल को रोक दिया। अच्छा, और अब ये है कि और ये मैसेज ईरान को भी चला गया है कि अब ये जो है अगर ये होता है मामला, ईरान की तरफ से मैसेज जो था वो ये था
कि अगर हमारा ऑयल नहीं गया तो किसी का ऑयल भी नहीं जाएगा। अब ये एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज है कि हमारा ऑयल नहीं जाएगा तो किसी का भी नहीं जाएगा। और आपको पता ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिन लोगों को याद है कुवैत की वॉर, तो जब ऑयल के ये जो कई महीने लग गए थे, आग नहीं बुझ रही थी। जिनको याद है वो फर्स्ट गल्फ वॉर में जब कुवैत के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ था। तो बात ये है कि चाहे वो एनर्जी, यानी ये जैसे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये यूक्रेन में होता है ना कि न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक और ये उस पर, तो ये यहाँ से मतलब एनर्जी, ये एनर्जी वाले प्लांट्स हैं, ये कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं तैयार हो रहे होते। लेकिन ये कि जो ऑयल अगर वो आप वहाँ पर अटैक करते हैं तो कुछ और होता है। यहाँ अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे न्यूक्लियर प्लांट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं, वो एनर्जी के लिए जो यूज़ है। और अगर आप जो है वो ऑयल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं तो उसके नतीजे में तो फिर वो जो अभी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस का फटना और ब्लास्ट होना, और वो तो फिर अजब। और ये जो टैंकर अभी हुतीज ने जो ब्लास्ट हुआ था, आप सोचे ना एक टैंकर को उड़ाया था, तो ब्लास्ट याद करें जी। डॉक्टर ब्रेक के बाद वक्फा नहीं, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से और भी बड़ी हैरानकुन खबरें जी ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आनी तरमीम का जो मामला है अब इसको हल हो जाना चाहिए। जी, इसको हल हो जाना चाहिए बिल्कुल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जज साहबान आपस में जो कशीदगी है, ये मेरे ख्याल में इस पर तो ज़्यादा बात नहीं करता। अदालती इस्लाहात बहुत बड़ा एक, देखें ये जो और कानून पास होते हैं ना, मतलब है कि इवन ये NRO से मुतालिक, NRO और नैब का, इसका तो माशरे पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जाहिर है कि ये करप्शन से रिलेटेड बाज़ दफ़ा तो नैब बिल्कुल ही विच हंटिंग पे रही है माजी में, इसमें कोई बात कहने पे नहीं है, और वो एक पॉलिटिकल टूल रही है नैब। लेकिन ये है कि ये जो अदालती इस्लाहात है ना, इसका तो बराह रास्त लोगों से ताल्लुक, अवाम से ताल्लुक, तो इसको तो ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल लोगों को पता चले कि अरे ये कल से ऐसा, ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसे FBR वाले बता रहे हैं ना कि ये टैक्स आपने ऐसे जमा करवाना है, ऐसे करवाना है, ये तारीख है, ये मतलब एक उसमें मुज़ाकरात भी होते हैं, मान रहे हैं लोग, नहीं मान रहे, वो लगे हुए हैं ना FBR। इस तरह लोगों को पता चले कि भाई ये अदालती इस्लाहात से क्या होगा, उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। एक अदालत उधर बनेगी, एक उधर बनेगी, चाहे उधर बनेंगी, 5 उधर बनेगी, इस तरह ये अदालती इस्लाहात हैं ये। मतलब मुझे कोई कहे कि पुलिस की इस्लाहात में करें, तो मैं कहूँ ऐसा करो 50 थाने मैं उस इलाके में मजीद थाने लगा के और 5000 पुलिस वाले, और इस तरह होता है। मतलब कोई मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर बड़े एक प्रॉपर डिस्कशन होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इससे और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मैन मेड क्राइसिस, हंगर गेम, पावर गेम। अच्छा, इशू और खित्ते के अंदर ये 3-4 इशूज़ हमारे बड़े इंपॉर्टेंट। एक और जो वाक़या हुआ है हैरानकुन, कुछ ज़्यादा ही हैरानकुन वाक़या है, और हैरानकुन भी नहीं है बल्कि इसकी ये मौजूद था अपनी जगह, लेकिन ये उभर के बात चीज़ें होती हैं ना कि वो कहते हैं अंडर द कारपेट आप फेंक देते हैं इश्यूज़ को। हम भी कमाल रखते हैं वैसे अपने जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम उन्हें वक्त पे हल नहीं करते हो। जो पहाड़ बन के आ जाता है तो फिर उसके लिए अच्छा करप्शन हो गई इतने सालों में, जब हो रही थी तो सब सो रहे थे। अच्छा वो मतलब अच्छा ये हो गया था, ये हो गया था, फिर नए सिरे से बिस्मिल्लाह। आपको पता है कितने एंटी करप्शन अदारे हैं पाकिस्तान में, और उसके बावजूद एंटी स्मगलिंग 1-2 आपके अदारे होते हैं सॉलिड मुल्कों में, और वो सारा काम करते हैं। अमेरिका में FBI है, ये उनकी सी वो 500 बना लें अदारे अपने, मुल्क नहीं चलेगा इस तरह। वो बिल्कुल एक कमांड होती है। एनीवे, ये जो मकबूजा कश्मीर में हुआ है, ये कुछ अजीब ही मामला हो गया है। और ये हुआ है कि वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है उमर अब्दुल्ला की। वो मुझे उस ज़हीन आदमी की तलाश है। वो कहते हैं ना 1 मिनट ठहर जाओ, धक्का किसने दिया था? वो लोग जो हैं, एक आदमी कूद गया, वो बच्चा गिरा हुआ था,
लोग सारे जमा थे, बच्चे को कोई निकाल नहीं रहा था, तो एक आदमी ने जनाब छलांग मारी, ओ गांव वाले खुश हो गए, उसने बच्चे को निकाल के ऊपर लाया, लोगों ने सर पे उठा के उसको नारे लगाने शुरू कर दिए। उसने ऐसा से किसी से पूछा कि बाकी बातें तो अपनी जगह बताओ, मुझे धक्का किसने दिया था? तो बात यह है कि ये कौन ज़हीन आदमी है जिसने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा था कि मकबूजा कश्मीर में आप इलेक्शन करवाएं। अब इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे उमर अब्दुल्ला जीत गए। उमर अब्दुल्ला जो हैं ये यानी अब ये अगले अच्छा, वहाँ पर जो हरियाणा का रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी जीती है, उसको कांग्रेस ने मानने से ऐलान कर दिया। ये उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन चूंकि इसका एक मैं उनकी कभी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती, लेकिन जो एक रीजनल या ग्लोबल लेवल पे बात होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे हसीना वाजिद कहीं गायब हो गई हैं इंडिया में इस वक्त, हसीना वाजिद कहीं गायब हैं, उसके बारे में बांग्लादेश में ये खबर आ रही है कि उनको कहीं तीसरे मुल्क भेज दिया गया, उनके पीछे तीसरे मुल्क का भी नाम अभी आ जाएगा कि वो कहाँ है। बहरहाल किसने पंगा लिया है डॉक्टर यूनुस से। वो उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जीत गए। ये इसका मतलब ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला जिस नारे की बुनियाद पे वो जीते हैं वो है आर्टिकल 370, यानी जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था उस दिन गिरफ्तार कर लिया था इनको। ये शेख अब्दुल्ला के पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब के ये साहबजादे हैं, और ये तीनों जो है ये वज़रा आला रह चुके हैं, और अब ये 2009 में भी पहली दफ़ा उन्हें तो यंग थे बहुत, अभी भी यंग है वैसे, लेकिन ये है कि ये जनाब वहाँ पे जीत गए। अच्छा, जम्मू का जो इलाका है वहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ी हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बीजेपी जीती, लेकिन हम तो पूरी उसकी बात कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर। तो अगले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो होंगे उमर अब्दुल्ला। अच्छा, अब ये जो एक सूरत हाल बनी है, अच्छा पहले तो उसको कंप्लीट करें जो खिंचाई होने जा रही है। ये 9th स्लाइड ज़रा दहिल दिखाएं। ऑस्टिन टू मीट इजरायली डिफेंस मिनिस्टर पेंटागन। पेंटागन बुला लिए, पेंटागन बुला लिए, आगे पहले बता के जाओ ज़रा कि क्या मामलात हैं। ठीक है, क्यों बुलाया भाई पेंटागन? मैंने तो कहा ना वो सारा पहले प्लान बताओ, पूरा प्लान बताओ कि कहाँ पे करोगे, क्या करोगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये 21st स्लाइड, उमर अब्दुल्ला टू बी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लेकिन यूनियन टेरिटरी को तो ख़त्म करना है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी कांग्रेस वर्कर सेलिब्रेट। अच्छा, उमर अब्दुल्ला जो है वो, अच्छा उसके बाद ये जो है ये वहाँ पर भी कुछ हमारे वाला इशू चल रहा है हरियाणा के अंदर। ये 26वीं स्लाइड, कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो टेम्परिंग हुई है उनकी भी पड़ोस का असर तो आगे पीछे हो जाता है ना, तो उनके यहाँ भी ये हुआ है कि जी कांग्रेस ने कहा है कि ये धांधली से हरियाणा में जीते हैं। तो हरियाणा का जो रिज़ल्ट है वो कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। हरियाणा ये ज़ाहिर है जहाँ पे किसानों के हिसाब वगैरह, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर में तो इतनी वाइड, बहुत वाइड है ना, वहाँ पर ये 46, अगर जम्मू कश्मीर में तो 46 और इसके साथ हम मिला लें ये 51 गालिबन वहाँ पे हैं 90 सीट्स में से, तो 51। और हरियाणा में जो हैं वो वहाँ पर बीजेपी की, तो वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये धांधली हुई है यहाँ पे और एक्सेप्टेबल नहीं है रिजल्ट्स। और ये 27 स्लाइड, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, कांग्रेस कह रही है एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो हैं, उमर अब्दुल्ला के ऊपर तो वहाँ पे इशू जो है वो रिजॉल्व है, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से बड़ी क्लैरिटी आ गई है। अब ये 370 के ऊपर इन्होंने कहा था, इनको गिरफ्तार कर लिया था उस दिन, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद जो है वो जब ये ख़त्म हुआ इनका कोई मेरे ख्याल से कोई गिरफ्तारी का था 6 महीने बाद, तो फिर इनको सिक्योरिटी के ऊपर गिरफ्तार कर लिया दोबारा। अब आ गया आर्टिकल 3। जो मैंने उस दिन देखें, इशू ये होता है कि आप जब ये हम अपने मुल्क के ऊपर भी रख के बात करते हैं ना, जब आप किसी इशू को ख़त्म नहीं करते और ये पेंट करते हैं कि वो इशू ख़त्म हो गया है, आप पेंट करते हैं, जाली पेंट करते हैं कि ये ख़त्म हो गया इशू,
मुल्क में करप्शन नहीं है जी, बड़े सब सारा दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और बड़े ज़बरदस्त आपके एलीट जो है वो तो सुबह शाम जो है वो गरीबों के दुख में रोती रहती है। ये जब इस तरह की बातें हम करते हैं ना कि 370 वक्ती तौर पे तो हो गया। अब उन्होंने असला नहीं उठाया, वहां पर कोई आर्म्ड स्ट्रगल भी नहीं हो रही, मुसल्लह जदोजहद, वोट की पावर। ये पाकिस्तान में भी वोट की पावर को अगर कभी आप नहीं मानते ना, और नहीं मानेंगे, वोट की पावर जिसको भी पढ़ाओ वोट, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अवाम की राय का आपको एहतराम करना है। अगर आप ये 45 47 45 47 का चक्कर चलाएंगे तो यहां पर सोशल अनरेस्ट होगा। वहां पर चूंकि जुल्म हो रहा था वो लोग चुप करके बैठे रहे। 5 साल बाद इलेक्शन हुआ, वोट की ताकत इस्तेमाल की उन्होंने, और उमर अब्दुल्ला को सिर्फ 1 पॉइंट के ऊपर मिला है वोट, कि आपने 370 को, ये 370 के ऊपर, और उसका जो दूसरा सेक्शन है 370 है, इनको आपने जो है खत्म करवाना है, यानी वापस लेके जाना है 4 अगस्त 2019 पे। अब उन्होंने जो स्पीच की है पहली उम्र, देखिए होता है, मैंने कहा ना कि आप कभी अवाम के, अपने मुल्क के लोगों की राय के अगेंस्ट मत जाएं, मत थोपें उनके ऊपर कुछ भी। अब क्या हुआ जनाब, 370 है, गुडी गुडी है, खत्म हो गया कुछ। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से तो एहतजाज है, और वो जो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात माजी में लगते रहे और जो एहतजाज होता है। अब इसमें तो पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तानियों ने जाके वोट डाल दी है। ये क्या हुआ है सारा, मतलब एक, और बल्कि वो उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने कई दफ़ा, जब पाकिस्तान की तरफ से बात भी हुई है, ये तो मैं ही कर रहा हूँ बात, अभी और किसी ने ये डिस्कस नहीं किसी जगह हो रहा, मतलब उन्होंने इस बात में नापसंदगी का इजहार भी किया है कि भाई हमारा मामला है, पाकिस्तान क्यों आप बात करते हैं बीच में। बात भी सही है, वो मकबूजा कश्मीर में हैं और वहाँ इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो तो ये है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल ये दरमियान में कहीं मामला आगे जाके। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तो आप 370 को लेना, 370 आर्टिकल 370 एक इशू था जो वहां के लोगों को वो फैसला कबूल नहीं था, वो खामोश रहे। वो 5 साल तक वहां पर एक क्या रहा कि कोई नहीं, उनको जिस दिन वोट डालने का हक मिला, उन्होंने उस आदमी को वोट डाल दिया जिसने सिर्फ एक नारा लगाया था कि मैं ये बहाल करूंगा, 4 अगस्त 2019 पे लेके जाऊंगा कश्मीर को। उसकी सिर्फ ये स्ट्रेंथ है। पहले भी तो ये वजीर आला बन चुके हैं ना, ये तो मेरा मकसद कहने का ये है कि वो ये कहेंगे ना बरेड अलाइव। अब आर्टिकल 370 के ऊपर जीते हैं जनाब, मुझे बताएं, उमर अब्दुल्ला, और आर्टिकल 370 महबूबा मुफ्ती, ये वो सब सारे फारिग हो गए, और आर्टिकल 370 अब एक नया नहीं, हमेशा ये 2019 में भी था, जो बरेड अलाइव हो गया था ना इशू। उमर अब्दुल्ला साहब के पीछे पब्लिक लगी हुई है कि आपने एक ही वादा हमसे किया था, ये रोटी और ये पुल बनाऊंगा और फलां करूंगा, ढमाका करूंगा, ये नहीं। अवाम बड़े बाशऊर हैं, ये हमसे ये उल्टी पलटी, आर्टिकल 370 इस पे वोट दिया आपको। तो अब ये जनाब एक नई पिक्चर इमर्ज हुई है, और मैं हमेशा ही देखें, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे जब आप इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते ना वक्त पे, और एक वो होता है ना, एक बहुत ही कुछ डाइन सी चुड़ैल सी कोई शख्सियत को आप मेकअप शेकअप करके उसको बड़ा, या किसी आदमी के बड़ा उसको नूरानी चेहरा बना, ओ भाई उसको जब मतलब वो कैसे आप उसको, कभी तो वो निकलेगा ना उसको पता लोगों को चलेगा कि आपने जब एक पूरा सिस्टम जो है वो है कुछ और, आपने बना कुछ और दिया है, तो उसके बाद जो है वो कैसे, वो 370 कुछ नहीं है जी, सुकून है, आराम से। अब सबसे बड़ा इस वक्त इंडिया में, भारत में ये इशू है कि एक ऐसी पार्टी जीत गई है। अच्छा, वो पार्टी जीती है जो पार्टी
जिस पार्टी ने, और वहाँ पे राहुल गांधी, इधर ये देखिए, इसके चूंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, ये चूंकि पूरे रीजनल या ग्लोबल पूरे सिनेरियो को चैलेंज कर रहे हैं ना ये। अच्छा, किया किसने? अवाम का फैसला है ना, वोट। ये तो आप यूं समझें कि ये जो बांग्लादेश में हुआ, रास्ता बंद कर दिया, एक पार्टी होगी, लोगों ने उठा के फेंक दिया हसीना वाजिद को। अब नहीं, आप उसको आप कहें कि इसके पीछे फलां था, ढिमाकना था, अब नहीं कर, लोगों को आपने दबाया, मौका मिला, 370 जिंदा हो के फिर एक वो होता है ना सामने, बहुत एक सबसे बड़ा इशू के इस वक्त 370 है, और उसमें इतना मतलब जाहिर है कि वहाँ पे बाहर के मुल्कों के भी नुमाइंदे गए हुए थे, सारे गए हुए थे। तो ये है कि ये एक इशू हमेशा से था, और कश्मीर के लोगों ने अपने लिए आवाज़ उठाई है जी। किसी के लिए नहीं उठाई, अपने लिए आवाज़ उठाई है, अपने हकूक़ के लिए। मतलब ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक हैरान कुन, मैं तो हमेशा ये समझता था कि इशू अपनी जगह मौजूद है, मगर इतनी बड़ी तादाद में टर्न आउट होगा और लोग ये रिजल्ट देंगे। देखते हैं कि किस तरह से आगे रीजनल पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज होती है। ये पाकिस्तान के अंदर खुदा करे कि यहाँ पर भी